नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, साइंस का मॉडल पेपर 19 आज अपना रहेगा, जिसके तहत अपन कुछ हटकर प्रश्नों को देखेंगे और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न हैं। लगभग थोड़े से कठिन लेवल के आपको लग सकते हैं, तो 25 प्लस प्रश्न अगर सही होते हैं आपके तो बहुत ही शानदार स्कोर रहेगा। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। समय अपने को अब नहीं गंवाना है। पहला आपका प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान ए नियत रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है या शून्य होता है। तो प्यारे साथियों देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु अगर गिर रही है तो गतिज ऊर्जा उसकी लगातार बढ़ती रहेगी और स्थितिज ऊर्जा का मान लगातार कम होता रहेगा। लेकिन अपने को पूछा सिर्फ गतिज ऊर्जा का है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर साथियों रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए दूसरा आपका प्रश्न है कि 60 वाट का एक रेडियो सेट 60 वाट का एक रेडियो सेट 50 घंटे तक चलता है। उसके द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितनी है? तो बिल्कुल सीधा सा है। अगर 60 वाट का 50 घंटे तक लगातार चल रहा है, यानी कि 60 गुणा 50 और किलोवाट घंटा में ही बताना अपने को, तो 60 गुणा 50 कितना आ जाएगा आपका? 6 पंजो 30 और 2 जीरो और आगे, यानी कि 3000 वाट घंटा आ गया। वाट और घंटा आ गया साथियों। ठीक है, अब देखिए अपने को वाट को किलोवाट में बदलना है, तो इसमें किसका भाग देना पड़ेगा? 1000 का। तो 3 जीरो से 3 जीरो आपके कट जाएंगे, तो क्या बनेगा? 3 किलोवाट घंटा। ठीक है, ये बनेगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। चलिए उम्मीद है ये भी बहुत अच्छे से और आराम से आपका सही हुआ होगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम ए विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उपयोगी है। दूसरा ऑप्शन है कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने में उपयोगी। सी का ऑप्शन है कि समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने में। और ऑप्शन नंबर डी है कि विद्यार्थियों को आनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने में। तो विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम जो वो किस चीज़ में उपयोगी है प्यारे साथियों? उपयोगी है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्यार्थियों को आनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने में उपयोगी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों रहेगा। थोड़ा मिक्स पेपर बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हाँ, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो ये रहेगा साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है। और जब ऊतकों तक ऑक्सीजन यानी O2 नहीं पहुंच पाएगी साथियों, तो दम घुटने लगता है और दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु तक होने लगती है। ठीक है, मृत्यु तक हो जाती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर साथियों रहेगा। चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे समस्या, हाँ देखिए पांचवा आपका प्रश्न, आहारी रेशे हैं, कोलेजन रेशों से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुक्सांश भी कहते हैं, या ऑप्शन डी सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं? तो आहारी जो रेशे उनको साथियों रुक्सांश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर जो वो रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या है? जूल प्रति किलोग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी? तो ऊष्मीय मान का मान, ठीक है, ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक पूछा है। और ऊष्मीय मान क्या होता है साथियों? इकाई ईंधन के, सॉरी इकाई नहीं, किसी ईंधन के 1 केजी, ठीक है भाई, कोई भी ईंधन हो उसके 1 केजी को पूर्ण दहन होने से प्राप्त, यानी कि 1 केजी ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा जो है या ऊष्मा जो है उसी को अपन ऊष्मीय मान कहते हैं। और उसका एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न,
नीचे कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं, इनमें से रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, क्रिस्टलीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों देखिए, रासायनिक क्रिया नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे रासायनिक क्रिया नहीं है, वो है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण आपका एक भौतिक परिवर्तन है या भौतिक प्रक्रिया भी अपन इसको बोल सकते हैं। बाकी देखिए, लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन आपका, ठीक है। और बात करें मोमबत्ती का जलना, तो देखिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है और मोमबत्ती का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती पिघलती भी है और जलती भी है, तो रासायनिक परिवर्तन भी होगा और भौतिक परिवर्तन भी होगा। लेकिन पूछा क्या, रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन तो है ही, चाहे भौतिक वो हो लेकिन रासायनिक भी तो है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे शुद्ध उत्तर इसका जो वो रहेगा। अगर साथियों आपको प्रश्न आए हैं, अच्छे लगे हैं, समझ आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। मॉडल पेपर 1900 चल रहा है, बहुत जल्द आप लोगों के लिए साथियों टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज भी स्टार्ट होंगे और वो प्रश्न आप देखना बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं। तैयारी उनके ऊपर मैंने स्टार्ट कर रखी है। थोड़ा सा मैटर एक बार कलेक्ट हो जाए तो आपको बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। 8वां आपका प्रश्न कि कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीव है, यीस्ट है, शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है या जीवाणु है। देखिए कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है साथियों, पादपों में पाई जाती है। अपन सब लोग जानते हैं कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है और मूल रूप से ये सेल्यूलोज से बनती है, सेल्यूलोज से साथियों कोशिका भित्ति बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बातें है ना। अब देखिए सबसे छोटा जीव जो है वो कौन सा जिसमें कोशिका भित्ति होती है, तो वो आपका जीवाणु बैक्टीरिया रहेगा साथियों, इसका आंसर ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न को, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला साथियों आपका प्रश्न कि जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद क्या क्या बनते हैं। जब सीएनजी और एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद क्या बनेंगे, CO2 एवं जल बनेगा, केवल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO3 यहाँ नहीं है, CO2 है, सॉरी गलती से लिखा गया है, केवल CO2, और तीसरा है CO2 SO2 और H2O, और चौथा ऑप्शन है CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ CO एवं H2O ये बनेंगे। तो एलपीजी और सीएनजी ध्यान में रखिएगा, दोनों का अगर पूर्ण दहन होगा तो हमेशा CO2 और जल बनता है। ऑप्शन ए सही यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न कि विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया ना, सॉरी प्रश्न फिर से पढ़ते हैं कि विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की खालिस्तान की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। ए मुक्त अंत वाले प्रश्न उत्तर देने, दूसरा उत्तु अधिगम के पर्याप्त रूप से सक्षम होने, सी विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप बताने, और डी वाला ऑप्शन है दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। ठीक है, तो कौन सी योग्यता पर बल दिया जाना चाहिए, तो यहाँ पे साथियों आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने, यानी कि दैनिक जीवन में ज्ञान का उपयोग बच्चा कर पाए, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका सीधा सा। अगला आपका प्रश्न साथियों, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की क्रिया के नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है क्रिया, तो इसको बोलते हैं किण्वन। बहुत ही आसान सा प्रश्न, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न कि विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति एक मुख्य सीमा यह है कि, परियोजना पद्धति की मुख्य सीमा क्या है बताइए। ऑप्शन ए है ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता, दूसरा विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है, सी विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है, और डी है यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तो मनोवैज्ञानिक पद्धति है तो ये तो कोई सीमा हो नहीं सकती इसकी कि मनोवैज्ञानिक पद्धति है तो ये सीमा हो जाएगी, कमी हो जाएगी इसकी, ऐसा नहीं है। इसका आंसर रहेगा विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य इसमें करना पड़ता है परियोजना पद्धति में, इसलिए साथियों इसकी ये एक समस्या है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न कि विज्ञान में योगात्मक आकलन में बल देना चाहिए, ए अवलोकन कौशलों का आकलन करने, दो विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने, सी मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने, और चार है महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने। तो इसका आंसर क्या रहेगा साथियों, इस प्रश्न का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने
पर जो वो बल देना चाहिए योगात्मक आकलन में। और योगात्मक आकलन के लिए बोला भी जाता है कि एक प्रकार का निदानात्मक आकलन होता है जिसमें अपन बच्चों की कमजोरियों के पक्ष को जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही रहेगा आपका। अगला प्रश्न कि भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड लेखी सिस्मोग्राफ कहलाता है, तो ये तो ठीक है। दूसरा, भूकंप लेखी सिस्मोग्राम का रिकॉर्ड कर, सिस्मोग्राम नहीं है सिस्मोग्राफ है, तो ये कथन सही नहीं है भूकंप के संबंध में। ऑप्शन 2 सही होगा। बाकी रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय है, तो ये बात भी ठीक है। अगला आपका ऑप्शन कि भूकंपी तरंगे केंद्र से उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है आपका भूकंप के संबंध में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। ए, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। दूसरा, इसका उद्देश्य प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना है। तीसरा, यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। और डी, यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। तो यहाँ पे आपका इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा मित्रों। इस प्रश्न का आंसर रहेगा यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक परीक्षण है। ठीक है। और रचनात्मक, सॉरी रागात्मक नहीं है, रूपात्मक नहीं है, रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन की विशेषता है। तो यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न कि प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है। इन्फ्लुएंजा प्रतिजैविक खालिस्तान के उपचार में प्रभावी है। डेंगू बुखार के उपचार में, हेपेटाइटिस ए में या हैजा में। तो देखिए साथियों, हैजा जो वो एक संक्रामक बीमारी है और प्रतिजैविक यानी एंटीसेप्टिक का उपयोग जो वो इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर जो वो साथियों रहेगा। अगला आपका प्रश्न कि आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट पीईटी बोतल और जारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये पेट का सुपरिचित प्रकार कौन सा है। पेट जो वो सुपरिचित प्रकार है, किसका प्रकार है पेट, रेयोन का, पॉलीएमाइड का, पॉलिस्टर का या एक्रिलिन का। या सीधा सीधा अपन ये कहें तो पेट बनाया किससे जाता है। तो साथियों ये बनता है आपके ऑप्शन नंबर सही उत्तर रहेगा इसका पॉलिस्टर, पॉलिस्टर से इसको बनाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर जो वो हो जाएगा। चलिए अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। डायनमो, पवन टरबाइन, पन बिजली संयंत्र और सौर बिजली यंत्र। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले ऐसा उपकरण नहीं है इन ऑप्शंस में, तो वो है सौर बिजली संयंत्र। इसमें सौर ऊर्जा को, जो सूर्य ऊर्जा होती है साथियों, सौर ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा को जो वो बदला जाता है किसमें, आपके विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही इस प्रश्न का रहेगा उत्तर। ठीक है। अगला आपका प्रश्न मित्रों, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति खालिस्तान के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ए, विद्यार्थियों के तर्कणा कौशल को दृढ़ करने में यानी तर्क शक्ति को बढ़ाने में। दूसरा, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने में। सी, विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ाने में। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों की अंक संबंधी या अंकीय योग्यताओं को समुन्नत करने में। तो परियोजना पद्धति किस चीज़ में उपयुक्त है साथियों, बताइए जरा इस प्रश्न का आंसर। और इसका आंसर सही रहेगा आपका कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने में जो है वो रहेगा। परियोजना जो विधि है वो साथियों आप सब लोग जानते हो विलियम किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। और कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने में यह उपयोगी है। यहाँ पे देखें अगर ऑप्शंस को, तो ऑप्शन बी ज़्यादा सही रहेगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधा घर प्रभाव का कारण है। मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो नहीं है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये भी नहीं है आपकी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा जिसमें मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और मुख्यतः यही गैसें होती हैं पौधागृह प्रभाव में। तो ध्यान में रख लीजिएगा थोड़ा, ऑप्शन नंबर ए वैसे इसका सही आंसर आपका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, कल कम्युनिटी टैब में भी यह प्रश्न डाला था मैंने कि धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने के लिए
एक प्रकार से वेल्डिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टिन और जस्ते की छड़ का, या टिन या सीसा की छड़ का, या जस्ता और सीसा की छड़ का, या जस्ता और तांबा की छड़ का। तो उपयोग करते हैं साथियों अपन टिन और सीसा की छड़ का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, जिसमें टिन जो है वो लगभग 67% रहता है और सीसा इसमें आपका 33% लगभग रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां आपका प्रश्न, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में होती है, आवश्यकता होती है? ए आयोडीन और फ्लोरीन की, 2 लोह एवं आयोडीन की, 3 लोह एवं कैल्शियम की, और 4 है सोडियम एवं पोटेशियम की। तो किसकी आवश्यकता होती है, कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है साथियों मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए? तो वो रहेगा आपका लोहे एवं कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर जो वो रहेगा। 22 में सी सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, विद्यार्थियों ए, बी, सी तथा डी में जब सूखे लिटमस पत्थर पर ठोस बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए। इधर विद्यार्थी हैं ए, बी, सी और डी, इधर सूखे लाल लिटमस पर प्रभाव और इधर नीले लिटमस पर प्रभाव। तो ए ने तो क्या प्रभाव देखा, लाल वाले पर नीले रंग में बदल गया। दूसरे ने देखा कि कोई बदलाव नहीं हुआ। तीसरा बोलता है कि सर जब मैंने ऐसा किया तो कोई बदलाव नहीं हुआ, जब लाल पर रगड़ा मैंने और नीले पर रगड़ा तो वो लाल हो गया। सी वाला बोलता है कि सर लाल वाला नीले में बदल गया और नीले वाला लाल में बदल गया। और डी बोलता है कि सर कोई बदलाव ही नहीं हुआ, न लाल में हुआ न नीले में हुआ। तो सही कौन बोल रहा है ये आपको बताना है। कौन सा बच्चा, ए बच्चा सही बोल रहा है, बी बच्चा सही बोल रहा है, सी बोल रहा है, या डी सही बोल रहा है? बताइए कौन सा होगा। तो देखिए प्यारे साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और वैसे भी डी सही रहेगा। देखिए डी कैसे सही हुआ, देखिए बेकिंग सोडा एक प्रकार से अपन देखिए बेकिंग सोडा जो है वो निश्चित रूप से आपका एक क्षार है, लेकिन क्षार है तो वो नमी उसको आवश्यक है, क्रिया करने के लिए नमी आवश्यक है। लिटमस पत्थर में नमी होनी जरूरी थी, है ना। अब यहाँ पे सूखा दे रखा है भाई, पाउडर भी सूखा, बेकिंग सोडा है वो भी ठोस अवस्था में है, और जो लाल लिटमस पत्थर है, नीला लिटमस पत्थर, वो भी दोनों सूखे हैं। तो कैसे ही रगड़ते रहो उनके ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अगर लिटमस पत्थर आपके थोड़े से नमी है उसमें, तो निश्चित ही फिर उसका रंग चेंज होगा। और अपन जानते हैं कि फिर कैसा रंग बनेगा आपका, अगर एक प्रकार से नमी हो लिटमस पत्थर में, तो क्षार जो है साथियों अपन जानते हैं क्षार क्या करते हैं, लाल को क्या कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं क्षार। तो ऑप्शन ए सही हो जाता, फिर ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे सूखा है इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है सही लगा होगा प्रश्न। अगला आपका प्रश्न, विज्ञान में खालिस्तान के प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। ठीक है, ए विद्यार्थियों को समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने। दूसरा, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए। सी है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने के लिए। और डी है लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने के लिए। ठीक है, तो प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। किस चीज़ के लिए बल दिया जा सकता है साथियों, दिया जा सकता है सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करने में उपयोग इसका किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, है ना। अगला आपका प्रश्न साथियों 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, ये आपको बताना है। ए महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना, बी अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना, सी है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, और डी है वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना। तो विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है, वो साथियों आपका बड़ा सिंपल है कि तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इसका उत्तर जो है वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न कि विज्ञान विषय का दैनिक जीवन में सह संबंध स्थापित करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। पर्यटन, वैज्ञानिक प्रयोग, छात्रों की जिज्ञासा, शांति जो विभिन्न घटनाओं से संबंधित होती है। डी वाला ऑप्शन है विज्ञान के पाठ्यक्रम को कक्षा में ही पूर्ण करना। तो दैनिक जीवन से सहसंबंध स्थापित करने के लिए क्या बहुत जरूरी है, तो छात्रों की जिज्ञासा, शांति,
छात्रों की जिज्ञासा शांति जो विभिन्न घटनाओं से संबंधित होती है उसको शांत करना बहुत जरूरी है, यानी बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर जो वो रहेगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? तो राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। एक, फलीदार पादपों की जड़ें, परजीवी, विलयशील नाइट्रोजन यौगिक। दूसरा, फलीदार पादप, सहजीवी, तने की ग्रंथि। मतलब यहाँ पे एक प्रकार से यहाँ पे राइजोबियम के लिए सही बात है वो बताना है। जड़ों की ग्रंथियों में घटपर्णी और नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में होते हैं। डी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, जड़ों की ग्रंथियों में रहते हैं और फलीदार पादपों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन अगर अपन देखें तो राइजोबियम जो जीवाणु है ये परजीवी नहीं है साथियों, ये जीवाणु आपका सहजीवी भी नहीं है। अपन इसको एक पर सहजीवी इसको अपन मान सकते हैं ना, सहजीवी अपन मान सकते हैं, लेकिन तने की ग्रंथि में नहीं होगा, फिर जड़ों की ग्रंथि में होता है। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ऑप्शन डी रहेगा। तने की ग्रंथि के कारण ये नहीं होगा, घटपर्णी के कारण ये नहीं होगा आपका, और आपका फलीदार पादपों की जड़ें ये ठीक है, परजीवी भी नहीं होगा। और यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, जड़ों की ग्रंथियों में रहता है और फलीदार पादपों में ज़्यादातर पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है मित्रों 28वां प्रश्न, एक प्रयोगशाला तापमापी यानी थर्मामीटर 55 डिग्री सेंटीग्रेड और 56 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी से उचित रूप से पढ़ा जा सकता है। 55.2 डिग्री सेंटीग्रेड को, 55.25 डिग्री सेंटीग्रेड को, 55.1 डिग्री सेंटीग्रेड को या 55.5 डिग्री सेंटीग्रेड को, किसको अपन सही से पढ़ सकते हैं? अगर इसको 55 और 56 के जो बीच का पार्ट है इसको अपन डिवाइड कर दें 5 छोटे भागों में तो अपन सही पढ़ सकते हैं। 55.2 को कैसे देखिए, ये आपका 55 डिग्री और ये आपका 56 डिग्री। ठीक है, 5 भागों में बांटा है, ये 1 2 3 4 और देखिए यहाँ पे 55.2, यहाँ 55.4, यहाँ 55.6, यहाँ 55.8 और ये सीधा 56। तो कितने भाग हुए? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का सीधा सा। अगला आपका प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए ज़्यादा उपयुक्त है? ए, विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। बी, प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। सी, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना और डी, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो सही उत्तर इसका क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। कौशलों के विकास के लिए, वैज्ञानिक कौशल का विकास करना है तो प्रयोगशाला में कार्य करना पड़ेगा, करके बच्चे को खुद को सीखना पड़ेगा, ज़्यादा सही वही रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ें। तो अपना 30वां प्रश्न आता है कि शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? बेकन के द्वारा, सुल्टजन के द्वारा या सुल्टज के द्वारा, सुल्टजे भी इसको बोलते हैं, कॉमेट के द्वारा या ब्लूम के द्वारा। तो शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है डॉक्टर B.S. ब्लूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए साथियों, ये थे आपके 30 प्रश्न विज्ञान के 19वें मॉडल पेपर से। 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का पेपर आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा। आपके लिए जल्द टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी साइंस की, और मैं बता रहा हूँ आपको प्रश्न बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी निश्चित तौर पे। ये नहीं होगा कि सर के कहने पर अपन ने सब्सक्राइब किया और अपने को अच्छा मीटर नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा। प्रश्न आपको शानदार ही मिलेंगे। ठीक है साथियों, और अपन कल एक और मॉडल पेपर साइंस का करेंगे, और कोशिश मैं करूँगा कि अगले मंडे से स्टार्ट करूँ टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज़ है आपकी साइंस की। अगर उससे पहले हो पाती है तो उससे पहले भी स्टार्ट कर सकता हूँ। चलिए साथियों, मिलेंगे अपन कल एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।